तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों हम लोग मीडियल हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। हमने पिछली बार दिल्ली सल्तनत देखा, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में किस तरह से सब जितने भी आए, जिनका जिनका भी रेन आया, जिन्होंने शासन किया दिल्ली पर सल्तनत में या सुल्तान बने, उन्होंने कुछ ना कुछ चेंज किया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। कुछ लोग डिक्लाइन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं उस समय गवर्नमेंट कैसा था, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ कैसा था। अभी इस चैप्टर में हम उसको देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत लंबा चैप्टर है, इसको भी मैंने 2 में डिवाइड कर दिया है, तो इस तरह से हम लोग उसको देखेंगे। द स्टेट सेट अप बाय द टर्क टुवर्ड द एंड ऑफ द 20th century इन नॉर्थ इंडिया ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू पावरफुल एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट, ठीक है। जो टर्क्स ने जो डेवलप किया था वो धीरे धीरे करके सेंट्रलाइज हो रहा था और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो रहा था, ठीक है दोस्तों। तो द दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेटेड टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th century एंड सीरीज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट were set up in different part of the country, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत है वो डिसइंटीग्रेट होके देश के अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे, देखिए जब सेंट्रलाइज्ड होता है चीज़, जब एक जगह से हर पूरे बड़े से सल्तनत को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, तब क्या होता है ना, तो वो जो दूर जो होते हैं वो लोग पावरफुल होके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते थे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से सल्तनत के बाकी जगहों पे लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। सल्तनत हैड ए पावरफुल इफेक्ट ऑन मेनी ऑफ देम, ठीक है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मुगल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद द डेवलपमेंट ऑफ द 16th century। अब देखते हैं 16th century शुरू होने तक मुगल बहुत पावरफुल हो गया था, ओके। द सल्तनत, ऑल्दो मेनी ऑफ द टर्किश सल्तनत इन इंडिया डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स lieutenant of the faithful, that is the Abbasid Caliph at Baghdad and including his name as the Qutba, ठीक है। It did not mean that the Caliph became the legal ruler, ठीक है। तो कालिफ जो थे, देखिए जो टर्किश लोग थे, ठीक है, जो सुल्तान इंडिया में थे, उन्होंने अपने आप को ल्यूटिनेंट ऑफ द फेथफुल बता रखा था। उसका मतलब क्या है? दैट इज ऑफ द अब्बासिद कलीफ एट बगदाद एंड इंक्लूडिंग हिज नेम इज कुतबा, ठीक है। तो उनके फेथफुल ये बताते थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कैलिफ जो है वो लीगल रूलर थे इंडिया में, ठीक है। सिर्फ उनका एक मोरल पोजीशन था, ओके। बाय प्रोक्लेमिंग हिज सुप्रीम पोजीशन द सुल्तान्स एट दिल्ली वेर आल्सो प्रोक्लेम दैट दे वेर ए पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। उन्हीं के नाम लेके जो दिल्ली में जो मुस्लिम्स जो इस्लाम लोग थे वो लोग अपने आप को प्योर बोलते थे, ठीक है। The Sultan's office was most important in the Sultanate and political, legal, military authority vested in him. He was responsible for the safety of the security of the state, ठीक है। सुल्तान जो था उसकी सारे गवर्नेंस के, पॉलिटिक्स के सारे जो पावर थे वो सुल्तान के सल्तनत में ही वेस्टेड था। वही मतलब जिम्मेदार था हर तरह की पॉलिटिकल या फिर लीगल, मिलिट्री जो भी इश्यूज होते हैं उसके लिए वही जिम्मेदार होते थे, ठीक है। as such he was responsible for the administration and was also commander in chief of the military forces. He was also responsible for the maintenance of law and justice, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि हर चीज़ के लिए, लॉ एंड जस्टिस हो, मिलिट्री हो, हर चीज़ के लिए सुल्तान जो था वो जिम्मेदार था। टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन अपॉइंटेड जजेस, ठीक है। इस काम को करने के लिए उन्होंने जज अपॉइंट कर रखा था। द सुल्तान एक्टेड एज द कोर्ट ऑफ द अपील फ्रॉम द जजेस। ए डायरेक्ट अपील कुड बी मेड टू हिम अगेंस्ट द हाई हैंडेडनेस ऑफ एनी ऑफ हिज ऑफिशियल, ठीक है। तो हर चीज़ जो भी कंप्लेन लोगों को होता था वो सबसे पहले जाके किसको, जज को बताएंगे कंप्लेन, ठीक है। जो जज उन्होंने अपॉइंट कर रखा था उनको बताएंगे। अगर कुछ उनके ऑफिसर्स, गवर्नमेंट मतलब सुल्तान के द्वारा अपॉइंट किए गए जो अगर कोई ऑफिसर्स है उनके खिलाफ कुछ बताना है तो आप डायरेक्ट अपील जाके सुल्तान से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कर रखा था। नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन डेवलप्ड अमंग मुस्लिम रूलर।
कोई क्लियर सक्सेशन का जो लॉ है वो मुस्लिम रूलर्स में देखा नहीं गया। द इस्लामिक थ्योरी एडेड टू द आइडिया ऑफ द इलेक्शन ऑफ द रूलर। जो इस्लामिक थ्योरी है वो इलेक्शन बिलीव करता था, क्योंकि जो योग्य है उसको बनाया जाए, तो उनका कोई ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप ही के उन्हीं के ही क्लैन से कोई बनेगा। बट एक्सेप्टेड इन द प्रैक्टिस ऑफ द सक्सेशन ऑफ एनी सन ऑफ द सक्सेसफुल रूलर। ठीक है, तो कोई भी सन उनका बनता था। ठीक है, जो रूलर होता था उनका कोई भी सन, ऐसा नहीं कि बड़ा बेटा ही बनेगा, तो उनका कोई भी जो योग्य होता था वो बन जाता था। ठीक है दोस्तों, हाउएवर ऑल द सन ऑफ द रूलर वेयर कंसीडर्ड टू हैव एन इक्वल क्लेम टू द थ्रोन। द आइडिया ऑफ प्रोमोजेनिचर वाज फुल्ली एक्सेप्टेबल neither to the Muslim nor to the Hindus. Some rulers did try to nominate one of the son, not necessarily the eldest, as a successor. इल्तुतमिश even nominated the daughter in preference for his son. ठीक है, तो कोई भी हो जाता था। जैसे इल्तुतमिश ने एक अलग काम किया, उन्होंने अपने डॉटर रजिया को, ठीक है, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया इंस्टेड ऑफ हिज सन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से उस समय गवर्नेंस था। कोई ऐसा नहीं था कि यही बनेगा, कि मेरे ही बड़े बेटे बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। चाहे हिंदू में हो या मुस्लिम हो, जो एबल होता था वो थ्रोन एक्वायर करता था। ठीक है दोस्तों, दस मिलिटरी स्ट्रेंथ वाज द मेन फैक्टर इन सक्सेशन टू द थ्रोन। ठीक है, जो मिलिटरी फैक्टर था वो थ्रोन एक्वायर करने में मेन भूमिका निभाती थी। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के जैसा। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन कुड नॉट बी इग्नोर। जो पब्लिक के जो वहाँ उस समय जो उनके ओपिनियन थे उनको इग्नोर नहीं किया जाता था। ठीक है, उनको भी कंसिडर किया जाता था। द खिलजिस कुड नॉट डेयर टू एंटर दिल्ली फॉर द लॉन्ग टाइम आफ्टर डिपोजिशन ऑफ सक्सेसर ऑफ बलबन, बट बिल्ड ए न्यू टाउन कॉल्ड सिरी। ठीक है, जो खिलजिस थे वो साहस नहीं करते थे दिल्ली में घुसने के लिए जब बलबन के सक्सेसर्स आए। ठीक है, वो बहुत रूड थे। ठीक है, बलबन जो लिबरल था, टॉलरेंस करता था थोड़ा सा, तो वो बहुत आगे वाले उसके जनरेशन वाले बहुत रूथलेस थे। ठीक है, इस तरह से उस समय गवर्नेंस या फिर थ्रोन सुल्तानेट में होता ना। अब बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द सुल्तान वाज असिस्टेड बाय द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हु वर चूजन बाय हिम एंड रिमेन इन द ऑफिस एट हिज प्लेजर। ठीक है, तो जो उनको मंत्रणा देते थे, वो मंत्री होते थे, वो उनको सुल्तान खुद ही चूज करता था। वो तब तक रहते थे जब तक सुल्तान चाहे। ठीक है, द नंबर, पावर, फंक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स वैरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अ डेफिनाइट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के एंड तक एक डेफिनेट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, उससे पहले नहीं था। द की फिगर इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज द वजीर। ठीक है, वजीर जो था वो इम्पोर्टेंट था एडमिनिस्ट्रेशन का। इन द अर्लियर पीरियड द वजीर वेर प्राइमरली मिलिट्री लीडर। वजीर सब पहले वजीर जो था वो मिलिटरी लीडर था। ठीक है, इन द 14th सेंचुरी द वजीर बिगान टू बी द कंसिडर्ड मोर एन एक्सपर्ट इन रेवेन्यू अफेयर एंड presided over the large department dealing both with income and expenditure. Muhammad Tughlaq paid close attention to the organization of the revenue department. देखिए, वजीर सबसे पहले मिलिट्री का हेड हुआ करता था, कमांडेंट टाइप का। ठीक है, तो उसके बाद वजीर क्या हुआ, धीरे धीरे करके उसने रेवेन्यू के कलेक्शन में अपना हस्तक्षेप किया। इस तरह से तुगलक के समय तुगलक रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, तो वजीर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बन गए बाद में चल के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, हिज वजीर ख्वाजा जहान वाज वाइडली रिस्पेक्टेड एंड वाज लेफ्ट चार्ज ऑफ द कैपिटल व्हेन मोहम्मद तुगलक वेंट आउट डील विद द रेबेलियंस। ठीक है, वो सारा ये जो वजीर थे ख्वाजा जहान मोहम्मद तुगलक के, तो इनको जब भी मोहम्मद तुगलक बाहर जाते थे कोई भी काम में हो, तो वो सारा दायित्व इन्हीं को देते, तो इनका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया। वजीर का उसके बाद इम्पोर्टेंस उसके बाद बढ़ गया। ऑडिटर्स जनरल एंड स्क्रूटिनाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड एन अकाउंट जनरल फॉर इंस्पायरिंग इनकम वर्क अंडर द वजीर। सब कुछ वजीर के अंदर हुआ करता था, वजीर के अंडर। Although quarrel between different officers hampered the smooth functioning of the department, the revenue department under Muhammad Tughlaq was able to cope with the affair of the largest empire and that had come into existence in India since the breakup of the Mauryan Empire. Okay, Khane Jahan, a converted Thailand Brahman who was chosen by Firuz Tughlaq as his wazir. ठीक है, एक खाने जहान है जो एक बेसिकली कन्वर्टेड इस्लाम है, ब्राह्मण से,
वो फिरोज तुगलक के जो है वजीर थे, ठीक है। इसमें बताया गया है वजीरों का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। खाने जहान वाज सक्सीडेड एज वजीर बाय हिज सन खाने जहान टू, ठीक है। The attempt of Khane Jahan to play the kingmaker after the death of the Firuz and the failure of the attempt of the resulted in setback to the Wajid's position, ठीक है। तो खाने जहान टू जो थे उन्होंने की रोल प्ले किया फिरोज के बाद जो है ये करने में जो है थ्रोन एसेशन में खाने जहान टू ने बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट नेक्स्ट टू द वजीर वाज दीवाने आरजू, ठीक है। वजीर के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है दीवाने आरजू, ठीक है, द मिलिट्री डिपार्टमेंट, ओके। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड द अरीजे ममालिक, ठीक है। अरीजे ममालिक कहा जाता था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट को। इसका कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। अरीज was not the commander chief of the army since the sultan himself commanded all the armed forces, ठीक है। अरीज जो था, अरीज मामलिक जो है वो चीफ ऑफ द कमांडेंट उसको नहीं कहा जा सकता था, कमांड इन द चीफ, क्योंकि जंग में कमांड तो जो है वो सुल्तान ही करते थे। उसके बाद कह सकते हैं अगर सुल्तान को कमांड ना माने, कमांडेंट ना माने तो इन्हीं को कहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नो किंग कुड हैव सर्वाइव्ड ऑन द थ्रोन इफ द इंटरेस्टेड चीफ कमांड ऑफ द आर्म फोर्स टू समवन एल्स, ठीक है। कोई भी राजा सिंहासन में नहीं रह सकता अगर उसका कमांड इन चीफ जो है वो उससे भड़क गया, ठीक है। इट वाज बलबन हु फर्स्ट सेट अप द सेपरेट एरिया डिपार्टमेंट इन इंडिया। he and later Alauddin Khilji paid close attention to its work, ठीक है। तो पहले बलबन ने ही मिलिट्री अलग डिपार्टमेंट है उसका हेड ऑफ द कमांडेंट बनाया था, उसके बाद लोगों ने फॉलो किया। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ए ब्रांडिंग सिस्टम, दाग, ठीक है। दाग देते, ब्रांड होता था ना अपना लोगो, उसको दाग कहते हैं, ठीक है। ऑफ द हॉर्सेस सो दैट द सोल्जर मे नॉट ब्रिंग हॉर्सेस ऑफ पुअर क्वालिटी टू द मास्टर, ठीक है। अपने क्वालिटी हॉर्स को वो लोग देते थे। अलाउद्दीन खिलजी हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, उसके पास था। द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी प्लेस 3 lakhs बाई बरानी। बरानी ने लिखा है कि अलाउद्दीन के खिलजी के पास सबसे बड़ा आर्मी था, अराउंड 3 लाख जो थे उसके वो आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सुल्तान अलाउद्दीन वाज आल्सो द फर्स्ट सुल्तान टू पेड सोल्जर फुल्ली इन कैश। तो पहले ही था अलाउद्दीन ही पहले सुल्तान था जो कि लोगों को मतलब उसकी आर्मी को कैश में पेमेंट करता था, ठीक है दोस्तों। अर्लियर द टर्किश सोल्जर हैड बीन असाइन्ड अ नंबर ऑफ विलेजेस इन द डॉप पेमेंट ऑफ द सैलरीज। पहले टर्किश लोग क्या है वो विलेज ग्रांट करते थे एज ए सैलरी, ठीक है। बलबन ट्राई टू रिज्यूम दीज होल्डिंग्स बट मॉडिफाइड ऑर्डर ड्यू टू द एजिटेशन क्रिएटेड बाय द सोल्जर्स एंड, ठीक है। तो इस तरह से उनको पेमेंट की जाती। चलिए आगे देखते हैं। ही पेड टू बलबन जो थे वो क्या करते थे 238 टंकास टू द ट्रूपर, 70 टंकास टू वन हुम मेन ट्रेन 2 हॉर्सेस, ठीक है। इस तरह से उनका पेमेंट था, इसको पूरा देखिएगा। देयर वर 2 अदर इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स इन द स्टेट में 2 और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, दीवाने रिशलत, ठीक है, और दीवाने इंशा, ठीक है। द फॉर्मर डील्ट पहले वो क्या करते थे, द फॉर्मर डील्ट विद रिलीजन मैटर, पियर्स फाउंडेशन एंड स्टाइपेंड टू द डिजर्विंग स्कॉलर एंड मैन ऑफ पेटी। इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ सरदार हु वाज जनरली ए लीडिंग काजी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये जो डिपार्टमेंट था रिशाद जो था रिशालत, वो स्कॉलर को स्टाइपेंड देना या फिर वो चीज करना, वो सारी चीज वो देखते थे। और इनके हेड जो होते थे वो कोई एक काजी होता था। ही वाज जनरली आल्सो द चीफ काजी। द चीफ काजी वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस। काजी वर अपॉइंटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। काजी को बहुत इंपॉर्टेंस रहता था, जैसे कि the Qazis dispensed civil law based on the Muslim law Sharia. The Hindu were governed by their own personal law, ठीक है, by पंचायत इन विलेज, ठीक है। तो मुस्लिम्स के और हिंदू के अलग अलग लॉ होते थे, ठीक है। उनका सरिया होता था, इनका पंचायती राज हुआ उस समय था, पंचायत का अपना लॉ था।
The Diwan-e-Insa dealt with state correspondence, all the correspondence formal or confidential between the ruler and sovereign of other state and subordinate official were dealt with the department. ठीक है, ये जो दीवान इंसा था एक तरह से फॉरेन ऑफिस कह सकते हो आप, दूसरे राज्यों के साथ कांटेक्ट बनाने में ये लोग हेल्प करते थे. द रूलर्स पोस्टेड इंटेलिजेंस एजेंट कॉल्ड बारिद्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर टू कीप देम इन्फॉर्म. ठीक है, वो लोग स्पाई भेजते थे, इंटेलिजेंस भेजते थे अपने एरिया के अलग अलग जगहों पे, तो वो उनको इन्फॉर्मेशन दिया करते थे. ठीक है, तो उनमें एक चीफ होता था, चीफ बारिद भी एक होता था. रूलर household was another important department of state. It looked after the personal comfortable of the sultan and the requirement of the large number of women in royal household. ठीक है, रॉयल हाउस देखने के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट उनका हुआ करता था. इट ऑल्सो लुक आफ्टर द लार्ज नंबर ऑफ कारखानाज और डिपार्टमेंट इन विच गुड्स एंड आर्टिकल्स नीडेड बाय द किंग एंड रॉयल हाउस होल्ड्स वेयर स्टोर्ड. Sometimes these articles were manufactured under royal supervision. Firuz Tughlaq had set up the separate department of slaves, many of whom were employed in the royal workshop. The officers in charge of all these activities was called Wakil-e-Dar. ठीक है, he was also responsible for the maintenance of proper decorum at the court and placing noble in their prior order. Okay, Firuz also set up a separate department of public work. ठीक है, which build canals and many other public work के लिए उन्होंने एक पब्लिक डिपार्टमेंट भी बना रखा था. इस तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उस समय था. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, when the Turk conquered the country, ठीक है, जब टर्क ने जीता, they divided into a number of tracts called iqtas, which were parceled out among the leading Turkish nobles. The holder of these offices were called muktis or walis. ठीक है, it were chase tract which later became provinces and subas. Okay, at first the muktis were almost independent. They were expected to maintain law and order in their tracts and collect land revenue. ठीक है, due to the government. तो इस तरह से मुक्तिज एक काम करते थे. इक्ताज और मुक्तिज में डिवाइड कर रखा था इन्होंने. आउट ऑफ द मनी दे कलेक्टेड दे वर एक्सपेक्टेड टू मीट द सैलरीज बट द सोल्जर वर केप्ट इन बैलेंस. ठीक है, ये जो लेते थे रेवेन्यू कह सकते हैं आप, वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ऑब्वियसली किंग को पैसे रेवेन्यू से आता है. ठीक है, इट बिगन टू ट्राई द सर्टेन द एक्चुअल इनकम एंड फिक्स द सैलरीज ऑफ द सोल्जर्स एंड मुक्तिज इन कैश. ठीक है, मुक्तिज वाज नाउ रिक्वायर्ड टू रिमिट टू द सेंटर. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में अपने ये देखा कि ये जो है पेमेंट मुक्तिज और इक्ताज में इन्होंने डिवाइड किया. ट्रेड और मर्चेंट अगर हम देखें तो उस समय कैसा था, व्यापार उस समय कैसे हुआ करता था. तो कंसोलिडेशन विद द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साउंड करेंसी system based on the silver tanka and the copper dirham. ठीक है, there was a definite growth of the trade in the country. This was marked by the growth of the town and town life. ठीक है, उस समय सिल्वर टंका चलता था, सिल्वर जो कॉइन था टंका, और कॉपर वाले को दिरहम कहा जाता था. ठीक है, और ट्रेड की अगर आपको उन्नति देखनी है, अगर व्यापार अच्छा हो रहा है कि नहीं देखना है, तो उसकी सिटी को देखना पड़ेगा, उसका टाउन को देखना चाहिए. अगर टाउन बहुत अच्छा है, टाउन लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग प्रॉस्पर हैं, इट मीन्स द ट्रेड इज गोइंग वेरी वेल. ठीक है, तो इस तरफ से इब्न बतूता कॉल दिल्ली द लार्जेस्ट सिटी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. इब्न बतूता जो थे एक ट्रैवलर थे, एक राइटर थे, जो भी कह सकते हैं आप. तो वो क्या कहते थे कि दिल्ली ईस्टर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्लामिक एरिया है. ठीक है, ही सेज दैट दौलताबाद जिसको जो पहले देवगिर था, जिसको बदल के दौलताबाद कर दिया. ठीक है, इक्वल दिल्ली इन साइज एंड इंडेक्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ ट्रेड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ. द अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द टाइम वेयर लाहौर एंड मुल्तान. मुस्लिम स्टेट्स की बात कर रहे हैं लोग. इन द नॉर्थ वेस्ट कारा एंड लखनौती इन द ईस्ट एंड हिलवर पटन. ठीक है, इस तरह से कई जगह इन्होंने अपना ये किया है.
क्लॉथ ऑफ द फाइन क्वालिटी वाज प्रोड्यूस्ड इन अदर टाउन एज वेल, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड बहुत सारे होते थे, क्लॉथ्स के हैं ये उन्होंने बना रखे था ना, अलाउद्दीन ने भी बना रखे थे, हर चीज़ का अलग अलग एक जगह था हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से देखा है, इंडियन टेक्सटाइल हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आइदर पोजीशन इन द ट्रेड ऑफ द कंट्री एंड द रेड सी, ठीक है, पर्शियन गल्फ। ड्यूरिंग दिस पीरियड फाइन इंडियन टेक्सटाइल वर इंट्रोड्यूस्ड टू चाइना एज वेल एज वेयर इट वाज वैल्यूड मोर देन सिल्क। इंडियन इम्पोर्ट हाई ग्रेड टेक्सटाइल, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट एशिया, ग्लासवेयर एंड, ठीक है। तो टेक्सटाइल के मामले में इंडिया का बहुत नाम था। इंडिया के जो कपड़े थे क्लॉथ से हाई क्वालिटी के हुआ करते थे, ठीक है। तो उस समय देखा जाए तो ट्रेड का जो पहले हमने देखा था एंशिएंट टाइम में, अगर थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करें, एंशिएंट टाइम में हम लोग मसाले मतलब स्पाइसेस के लिए लोग बहुत आते थे। उसके बाद अभी जो है क्लॉथ बहुत फेमस है हमारा इस टाइम में 13th to 16th में, ठीक है। India's foreign trade, both overland and overseas, was truly an international enterprise. Although the Arabs were the dominant partner in the Indian Ocean trade, they had been by no means outstayed the Indian trade. Wise, the Tamils and Gujaratis, both Hindu and Muslim, the coastal trade, the trade between the coastal ports and North India was in the hand of the Marwaris and Gujaratis, many of whom were Jains. The Muslim Bohra merchant also participated in this trade. The overland trade with Central and West Asia was the hands of Multans, ठीक है, who were mostly Hindus. The Khurashanis, who were Afghans, Iranians, etc. Many of these merchants had settled down in Delhi. The Gujaratis and Marwari merchants were extremely wealthy, and some of them, particularly the Jains, spent large sum of the construction of temples, ठीक है। तो इस तरह से Kamve was a great city in which many wealthy merchants lived. They had lofty house building in the, तो obviously पैसा है सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये डिटेल दिया है कौन कौन से लोग थे जो मोहम्मद तुगलक थे। यूज टू प्रेजेंट 2 robes ऑफ ऑनर, ठीक है, 2 देते थे ये लोग, पुरस्कार कह सकते हो आप, एक ठंडी में और एक गर्मी में, ठीक है, सीजन में देते थे, ठीक है। करीब ये कहा जाता है कि ये 2 लाख के करीब robes होते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए सल्तनत का आधा यहाँ, अगला हम इसी से ही आगे बढ़ेंगे यहीं से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। पूरा डिस्कस कर रहा हूँ मैं बीट बाय बीट चैप्टर में क्या है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इतना ही आप देख लेते हैं तो एनसीईआरटी आपका बार बार देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी का करीब करीब आपका कवर हो जाएगा। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें जो बीच में मैं स्किप करता हूँ क्योंकि बीच का कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं होता, आप उसको बुक से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। बार बार देखेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, ओके। और ये कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे हम लोग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं चाहें तो, ठीक है दोस्तों। चलिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम अगले पार्ट में इस चैप्टर के। चलिए थैंक यू वेरी मच और अपना ख्याल रखिएगा।